नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल राज एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट फरवरी में जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है, मैं आज सोशल साइंस के कुछ चुनिंदा प्रश्न तथा पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों से का ही अभ्यास चला रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। सबसे बड़ी बात है, एक प्रश्न यहाँ पे आता है, अर्थशास्त्र लिखा किसने? अर्थशास्त्र लिखा किसने था? कौटिल्य। उन्हीं को क्या कहते हैं? चाणक्य। चाणक्य को और किस नाम से कहते हैं? विष्णुगुप्त। उनका बहुत अहम योगदान था। और जो कौटिल्य की एक पुस्तक थी, कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में भारत जो है कंबल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। किसके लिए? कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, तो ये कंबल तो बता दिया गया कि कंबल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, उसमें कंबल को कहा क्या गया है? कंबल को क्या कहा गया है? अभी यहीं पे दूसरा अगर प्रश्न कर देता, कंबल ना करके दूसरा कर देता, तब कंबल को क्या गया है? भिंगसी। क्या कहा गया है? भिंगसी कहा गया है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन अगर शब्द बदल दिया तो ये कठिन हो जाएंगे। क्या कहा गया है? भिंगसी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भिंगसी मौर्य काल में सूती वस्त्र के लिए, मौर्य काल में सूती वस्त्र के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध थी? अभी तो इतने पूछा, कभी जगह पूछ ले। काशी हो गया, बंग हो गया, कलिंग हो गया। कलिंग हो गया और मालवा, ये इतनी जगह प्रसिद्ध थी। लेकिन हाँ, वे इसी में पूछ ले, बंग एक जगह जो थी, बंग किस लिए प्रसिद्ध थी? बंग काहे के लिए प्रसिद्ध थी? मलमल के लिए। काहे के लिए? मलमल के लिए प्रसिद्ध थी। और काशी रेशम के लिए प्रसिद्ध थी। और रेशम का जो आयात होता था चीन से, रेशम का आयात भी होता था, चीन से होता था।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंबल को क्या कहा जाता था? कंबल को भिंगसी कहा जाता था, याद रखना, इसको नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है? एक प्रकार का क्या था? इटली का सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्था लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। एम्फोरा ये जो है एक प्रकार का बर्तन ही था। क्या था? एम्फोरा बर्तन तो था तो बर्तन, लेकिन किस प्रकार का था? और ये जो बर्तन था इससे दो काम करते थे। शराब और तेल दोनों का मापन होता था, इसी से भरते थे। मतलब इसी से भरा जाता था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों तरफ क्या लगे थे? हत्थे लगे थे। एक ये पात्र तो था, इसमें दोनों तरफ क्या लगे थे? हत्थे लगे हुए थे। और जब ये हत्था लग जाता था तो इसको एक नाम से और जानते थे। जब इस पे इसे एक एम्फोरा हो गया, जब इसमें दोनों तरफ हत्थे लग जाते थे तो इसको क्या कहते थे? मर्तबान। क्या नाम जाना जाता था? मर्तबान के नाम से जानते थे। और ये जो एम्फोरा, ये कोई भारत का शब्द तो है नहीं। एम्फोरा ये रोम से आया था भारत में। कहाँ से? रोम से भारत आया था। इसमें दोनों तरफ क्या लगे रहते थे? हत्थे लगे रहते थे। तो क्या हुआ? लंबा तथा दोनों तरफ हत्था लगा जार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या नहीं समझ में आया इसमें? मर्तबान है ये? यार एक प्रकार का जग है ये। जग में जो है दोनों तरफ हत्था लगा दिया गया। आपके जगों में एक तरफ हत्था लगता है, और उस टाइम में रोम से आया था तो दोनों तरफ लगा दिया जाता था। मर्तबान याद रखिएगा, कहाँ से आया था? रोम से आया था। क्या काम करते थे? शराब और लिक्विड तरल वाली चीज़ों का तेल माप के लिए इसी में से भरा जाता था। जैसे अब लीटर आते हैं, ये भी कोई एक मानक बनाए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? काली मिर्च, अरे यही जो अपने यहाँ पड़ती है, कोविड में तो खूब यूज किए हो। काली मिर्च, काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना।
जब इतनी मांग रहेगी तो ये काला जादू तो कहा नहीं जाएगा, न काला ताबीज कहा जाएगा, न काला पत्थर कहा जाएगा। क्या थे? काला सोना। और इसका आयात होता था भारत से रोम साम्राज्य को काली मिर्च आयात की जाती थी। और काली मिर्च को एक चीज़ कहते थे ये लोग, काली मिर्च को यवन प्रिय, काली मिर्च को ये लोग क्या कहते थे? यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था। समझ लो कितनी कीमती है। अब है अपने यहाँ तो खैर ज़्यादा खा लो तो समस्या है। किस नाम से? यवन प्रिय और काला सोना। हरा सोना किसे कहते हैं? कमेंट में बताते जाइएगा। हरा सोना किसे कहते हैं? ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा, अपने से बताओ हरा सोना किसे कहा जाता है? शायद इसके भी दो मिले हैं आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा नहीं समझ में आया? काली मिर्च का? अरे यार, ये काली मिर्च को ये लोग रोम वाले यमन प्री के नाम से तो जानते ही थे, लेकिन ये लोग मीट को पेन नहीं चल रहा, मीट को ताज़ा रखने के लिए यूज करते थे। मीट को ताज़ा रखने के लिए यूज करते थे। मीट को ताज़ा रखने के लिए, मीट को ताज़ा रखने के लिए भी इसका यूज करते थे। इसीलिए जब मीट खाते थे ये लोग तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। अब भारत से मसाला लेने के लिए आए थे, और जिसमें सबसे ज़्यादा मांग किसकी थी? काली मिर्च की। क्योंकि अरे उस टाइम फ्रिज थी नहीं, मांस बच गया तो क्या करेंगे मीट ये लोग, तो इसका यूज किया करते थे। इसके प्रयोग से सामान ताज़ा रखने जैसे हो जाता है, स्पेशली मीट। स्वाद का स्वाद बना लेते थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। राहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार कब हुआ था? राहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार कब हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। चरखे, राहट, ये सब आग्नेयास्त्रों का उपयोग जो है, आविष्कार ये 15वीं शताब्दी के लगभग 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में। और ये है समय जो है 15वीं शताब्दी का जो हमारा समय है, ये कौन सा है? मध्यकाल का समय है। कौन सा है? मध्यकाल का। अरे लड़ाइयों के ये बहुत अच्छा यूज करते थे इसका, आग्नेयास्त्रों का। कब हुआ था? मध्यकाल में हुआ था इसका। राहट, चरखे, आग्नेयास्त्रों का यूज करते थे लोग।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में पाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति पत्र पाया गया था। ये कहाँ है? जोधपुर शिलालेख। जोधपुर शिलालेख में पाया गया। और इस शिलालेख में कहा क्या गया है? इस शिलालेख में क्या कहा गया है? अलाउद्दीन को देवतुल्य शौर्य, महाराक्षस था, पता नहीं कहाँ से इसकी इतनी प्रशंसा कर दी गई है। महाराक्षस आदमी था। देवतुल्य शौर्य, देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। अत्याचारों से मुक्त हो गई। क्या कहा गया? देवतुल्य शौर्य की मतलब पृथ्वी जो है राक्षसों से मुक्ति पा चुकी है। देवतुल्य शौर्य कहा गया था। और ये कौन था? ये है दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन। दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का दूसरा शासक था ये। इसी के लिए जो है एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया, देवतुल्य कहा गया इसको। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? तो वही प्रश्न हो गया, पांचवा ही है सेम। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, वही है सेम, अलाउद्दीन खिलजी। हिरण्यगर्भ, ये हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। कब किया जाता था? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म से पहले,
जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तो हिरण्यगर्भ नहीं होता। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण्यगर्भ जो है नामक अनुष्ठान तभी होता था जरूरत पड़ने पर, जब राजा को क्षत्रिय बनाने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान होता था, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। किसने शुरुआत किया था, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किसने शुरुआत किया था? एक ये 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान कौन था? दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसने इनकार कर दिया, उसे हराया। दंती दुर्ग ने इसे शुरुआत किया और हिरण्यगर्भ राजा बनाने के लिए क्षत्रिय ही बनता था, तो उसके लिए एक अनुष्ठान कर दिए हिरण्यगर्भ। कराता कौन था? ब्राह्मण कराते थे इसको। इसमें जो है याजक क्षत्रिय न होते भी दोबारा वो क्षत्रित्व प्राप्त कर सकता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बी नंबर है इसका। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के जो संघ को ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे। क्या कहते थे? सी नंबर, नगरम कहा जाता था। नगरम के नाम से जो है, नगरम के नाम से क्या करते थे? और ये व्यापारियों को बांटे थे। ज्ञात व्यापारी जो एकदम चिर परिचित व्यापारी थे के संघ से भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। जो ब्राह्मणों की जो सभा रहती थी उसे अग्रहारों के संघ को क्या कहते थे? सभा या महासभा। सभा किसे कहते थे? जब ब्राह्मण करते थे। चोल काल के व्यापारियों को नगरम। सी ऑप्शन है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली से, ये आसामी लिखा है, आसानी से लिखा है, आसामी से, उड़िया से, मैथिली से। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? अरे नाथ साहित्य ये बंगाली भाषा का है।
बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय जो रहते थे, ये नाथ संप्रदाय ये उत्तर पश्चिम भारत का धार्मिक ग्रंथ है ये। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें जो ये नाथ संप्रदाय है, इसमें हठ योग साधना पद्धति पर आधारित है। ये पद्धति पर, हठ योग साधना पद्धति पर। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं गुरु गोरखनाथ बाबा जी के। इनकी जो एक साहित्य है वो किस नाम से है? गोरखवाणी। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किससे हो गया? बंगाली भाषा से। ए नंबर है इसका। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाए, जिसे किस रूप में जाना जाता है? राम रहीम आंदोलन। ये राम रहीम तब भी था, मुझे लग रहा है ये वही वाला राम रहीम। दूसरा है खिलाफत आंदोलन। सी खुदाई खिदमतगार आंदोलन। डी पख्तून। तो ये पख्तून आंदोलन, ये तब भी जो है शांत नहीं बैठते थे लोग। पख्तूनिया। तो पता नहीं क्वेश्चन कहीं चला गया इधर उधर, मुझे लग रहा है। ढूंढते हैं। वो प्रश्न कहीं डिलीट हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन थे, गायब हो गए। बिग बियर एक उदाहरण है। ए आकाशगंगा का, बी नक्षत्र मंडल का, सी तारा का, डी गैलेक्सी का। गायब हो गए, कुछ कहा नहीं जा सकता कहाँ चले गए, नहीं आया। जो है खाली हो गया। ये बिग बियर एक उदाहरण किसका है? बिग बियर को और किस नाम से जानते हैं? बिग बियर को एक और नाम से जानते हैं, क्या? आर्सा मेजर। क्या नाम है? आर्सा मेजर। आर्सा मेजर किस नाम से जानते हैं? आर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। ये तारों का एक समूह है। तारों का क्या है? एक समूह है।
तारों का क्या है? ये समूह है। इसको हम नक्षत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तरी आकाश में उत्तर के साइड में ये भालू की आकृति के जो दिखते हैं, भालू आकृति में जो दिखता है वही आर्सा मेजर बिग बियर है। ये है। भालू के आकार में रहता है। इसका वर्णन किसने किया था? इसका वर्णन किया था टालमी ने। टालमी की जो पुस्तक है उसी में मिलता है इसका वर्णन। इसने कितने की खोज की थी? टालमी ने कितने नक्षत्रों की खोज की थी? 48 नक्षत्रों की। 48 में से ये एक है आर्सा मेजर। कुल कितने नक्षत्र हैं अब तक? कुल कितने नक्षत्र हैं? 88 नक्षत्र हैं कुल। और तीसरा सबसे बड़ा नक्षत्र है ये आर्सा मेजर। तीसरा है, सबसे बड़ा है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है ये? नक्षत्र मंडल हो गया ये बी नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। सी, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने के समान समय लगता है। डी, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना प्रकाश वर्ष लगता है? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर क्या करना पड़ता है? चंद्रमा को पृथ्वी की ओर चक्कर लगाने में, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष में घूमने के समान समय लगता है। चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने के समान समय लगता है। सी नंबर। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के लगभग कितने दिन के टाइम में करता है? कितने समय में? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? लिख रहे हैं इसको। 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट। कितना? 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट। इसी वजह से है चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है पृथ्वी से।
और कितने परसेंट दिखता है? 57%। समझ लो कितना बचा के रखता है, 57% दिखाई देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सी ऑप्शन है इसका। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। इतने स्पीड से घूमती है पृथ्वी। स्पीड क्या रहेगी इसकी? स्पीड क्या रहेगी? तो ये भी क्वेश्चन चला गया, ये तो आ गया। स्पीड क्या रहेगी इसकी? पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की ये इसकी स्पीड रहती है चाल से। सोलह सौ दस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड 1610 किलोमीटर में पूरा एक चक्कर लगा लेते। ठीक। पृथ्वी के इस गति को क्या कहेंगे? घूर्णन भी कहते हैं, या इसी को हम दैनिक गति भी कह लेते हैं। इसी गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होंगे। घूमना बंद हो जाए तो आफत हो जाए। अगले प्रश्न में चलते हैं 14 पे। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या रहता है? देशांतर रेखाओं का आकार समान रहेगा। ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच जो रेखा होती है, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कह देते हैं। अब प्रत्येक देशांतर के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर रहता है? 111 किलोमीटर का। 111 किलोमीटर का अंतर रहता है। और जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पे ऐसे ऐसे, उनका इस समांतर ये नहीं होती। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ये देशांतर रेखाएं बांटती हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच कितने का गैप रहता है? 111 किलोमीटर का। 111 किलोमीटर का।
कितने के भी? 111 किलोमीटर का। जैसे जैसे हम जाएंगे पूरी गोलार्ध से तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? समान रहता है। सी नंबर इसका ऑप्शन। अगले प्रश्न में चलते हैं। पृथ्वी दिवस कहलाता है। पृथ्वी दिवस कहलाता है। अभी भी इसके पहले जो प्रश्न हुआ था, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, जिसे पृथ्वी का क्या कहते थे? घूर्णन या परिभ्रमण भी इसी को कह देते हैं। इसी कारण दिन रात भी होते हैं, घूर्णन के कारण। और जो ये पृथ्वी की ये दैनिक गति है, दैनिक गति को पृथ्वी दिवस कहते हैं। पृथ्वी दिवस। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना लगते हैं? 24 घंटे। अभी बताया ना, 23 कितना था? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, तो मतलब 24 घंटे। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय ही है पृथ्वी दिवस। घूर्णन का। विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषु के दिन किस पर पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। विषु के का दिन सूर्य की, एक मिनट खत्म कर लें इसको। विषु के का दिन जो है, सूर्य की सीधे किरणें किस पर? विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। अब विषुव पृथ्वी की कौन सी स्थिति है? विषुव पृथ्वी की वो स्थिति होती है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती। कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। और उस दिन दिन रात बराबर होते। और ये किस तारीख को होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, विषुवत रेखा पर। कब? विषुवत रेखा पर। अगले प्रश्न पे। अटलांटिक महासागर में अनेक पोत्राशय एवं पत्तन हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। बी, अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। सी, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। डी, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है
ये अधिक जो है कटी फटी है, इसी को कह देते हैं दंतुरित। ये जो भारत के नक्शे होते हैं, इसको वैसे किताबों में देखने पे लगता है कि सब एक बराबर बना है, लेकिन कभी जो है इसको कभी इसको जूम करके देखिए, तो ये कभी सीधी रेखाएं नहीं हैं, ये ऊपर नीचे हैं, इतनी ज़्यादा इसमें कटी फटी हैं। तो कभी देखना, यही दंतुरित कह देते हैं। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है अधिक दंतुरित है, इसलिए यहाँ पे अनेक पोताश्रय पत्तन है। सत्रह का सी नंबर हो गया। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। आल्पस। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एक, देखते हैं इसको बताते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक एंडीज फैली हुई है। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। यह सबसे बड़ी बात, यह नई भी है, मोड़दार है, पर्वत श्रृंखला है। और कितनी लंबी है? 7,000 किलोमीटर की। नहीं, भारत में होती तो टहले रहे थे। कौन दिन आदेश आ जाए काट डालो, तब कभी भी आदेश आ सकता है, काट डालिए इसको। अरावली जैसे जो पर्वतमाला है, उसे आप क्या समझ रहे हैं? अरावली अगर कट जाएगी तो कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान है। दिया किसको जा रहा है? अरावली काट के दी किसको जा रही है? सीमेंट बनाने के लिए। इसके भयावह परिणाम होंगे, देखते हैं आने वाले समय में। कौन सी पर्वत श्रृंखला हो गई? एंडीज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काहे, कौन सा नहीं समझ में आया इसमें? ये 7,000 किलोमीटर तो है ही है। सबसे बड़ी बात है इसमें एक है सबसे ऊंची चोटी, एक ये भी दे नोट करो, उसका नाम है एकांकागुआ। कौन सी? एकांकागुआ पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,021 मीटर। बढ़ भी रही है ये, शायद 22 पॉइंट कुछ हो गई है। 7,022 पॉइंट कुछ है, लेकिन अभी 21 अभी तक जो पुस्तकों में है वो 21 ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, डी राजस्थान में।
भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन इन्हें किसको कहा जाता है? भारत में अधिक वर्षा वाले, भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को, और ये होता कहाँ है? विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास सालों साल, मतलब वहाँ समझ लो ये हमेशा बारिश ही होते रहते हैं। विषुवत रेखा पर, जिसके कारण जो है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जब विषुवत रेखा पर हमेशा बारिश होगी तो सदाबहार तो रहेगा ही वहाँ पे, और वहाँ पे हमेशा हरा भरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो वन हैं वो साल भर अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं। भारत के पूर्वोत्तर में शिलांग पठार, भारत के पूर्वोत्तर में शिलांग पठार के आसपास का क्षेत्र, मतलब कोरोमंडल तट तथा कोरोमंडल हो गया, और एक होता है उत्कल तट पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के वन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी भाग तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, जब मानसून के लौट जाने को क्या कहते हैं? लौटते मानसून के लौट जाने को क्या कहते हैं? मानसून के लौट जाने को क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन कहा जाता है। और सितंबर के आरंभ में
सितंबर के स्टार्टिंग में ही उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून हटने लगता है, पीछे हटने लगते हैं और 15 अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ देता है। दक्षिण भारत को छोड़कर कहाँ चला जाता है? समस्त भारत से, दक्षिण भारत को छोड़ दिया, समस्त भारत से चला जाता है। इसी को फिर क्या कह देते हैं? निर्वर्तन पे लिखा था। और लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? समुद्र की ओर बहती हैं। और जब उधर से लौटती रहेंगी मानसून पवनें तो ये बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है। अब बंगाल की खाड़ी से यहाँ से ये जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में कहाँ पे वर्षा कर देंगी? तमिलनाडु में ये वर्षा कर देती हैं। अब भारत कहाँ पे करती हैं ये? तमिलनाडु में। अब मानसून का निर्वर्तन अगर पूछा जाए, मानसून का निवर्तन सबसे पहले कहाँ होता है? मानसून का निवर्तन सबसे पहले कहाँ होता है? राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में। और राजस्थान में ही मानसून सबसे अंत में पहुंचता भी है। सबसे अंत में मानसून कहाँ पहुंचता है? राजस्थान में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ? टू स्थल से समुद्र की ओर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अभी शायद चर्चा में था, पृथ्वी का फेफड़ा जो है चर्चा में था। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब कितने % ऑक्सीजन देता है इसको कमेंट में बताना है। कितने %? पूरे विश्व का कितने % ऑक्सीजन देता है ये, इसको कमेंट में बताना है। चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? ये तो आसान क्वेश्चन है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार में बहुत सी वनस्पतियाँ हैं। बहुत सी वनस्पति, जब फेफड़ा ही है, बहुत सी वनस्पतियाँ हैं। इसी कारण यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलेगी। कितने % ऑक्सीजन देता है ये बताना है। O2 कितने %? अगले प्रश्न पे, विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, डी अमेजन नदी बेसिन। विश्व की सबसे बड़ी बेसिन जो है अमेजन नदी बेसिन है। यह नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में फैली है।
और अमेजन बेसिन गयाना पठारी प्रदेश से लेकर ब्राज़ील के पठारी भाग तक फैली है। और एक क्वेश्चन और है, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी, एक प्रश्न है, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी है। अमेजन विश्व की तो सबसे बड़ी है लेकिन लंबाई के हिसाब से दूसरी है, तो पहली कौन सी नदी है ये बताओ। लंबाई के हिसाब से पहली लंबी नदी कौन सी है, जल्दी इसको बताना है। अमेजन नदी की जो बेसिन है ये कैसी है, ढलानदार है, ढालूनुमा है। इसका अधिकतर भाग जो है भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगलों से ढका है। इसका अपवाह क्षेत्र तो बहुत लंबा है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग है 70,50,000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा हो गया इस पे, डी नंबर। मलोका क्या है, एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, मलक्का का निवासी है। मलोका एक प्रकार का घर है। किसका घर है, ये मलोका एक घर को कहते हैं। किसका घर है, यहाँ पे कोलंबिया जनजातियाँ हैं। कोलंबिया जनजातियों का घर है ये जनजातियाँ कहाँ पे रहती हैं, पेरू में इडिक्वाटोस क्षेत्र में निवास करती हैं। कहाँ पे, इडिक्वाटोस क्षेत्र में निवास करती हैं। क्या है, पहले ये घर है, किसका है, एक जनजातियों का है। किनका, कौन सी जनजाति, कोलंबिया जनजातियों का। अगले प्रश्न में चलते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है, संसाधन प्रबंधन। क्या कहलाएगा, संसाधन प्रबंधन। संसाधन एक ऐसा स्रोत होता है जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। कोई भी वस्तु है जो वो संसाधन कब बन जाती है, जब मनुष्य उस वस्तु का लाभप्रद उपयोग करे, चाहे प्रकृति में बहुत पहले ही क्यों न हो। संसाधनों का दुरुपयोग न करते हुए उनका सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, जिससे उसकी अभिवृद्धि की जा सके। संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट, रक्षक मेखला की एक विधि है। रक्षक मेखला क्या है, रक्षक मेखला एक ये मृदा संरक्षण की विधि है। काहे की विधि है,
मृदा संरक्षण की विधि। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत रक्षक मेखला के अंतर्गत क्या करते हैं? खेतों के किनारे, खेतों के सब नई नई टेक्निक है, खेतों के किनारे पवन की, वायु की दिशा के समकोण पर पंक्तियों में वृक्ष तथा झाड़ी लगा के पवनों द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को रोकना। अब साइड साइड में लगा देते हैं, फिर हो कहे के रही छहेल के रहा है, पेड़ लगा दिए, पेड़ हो गए तो हवा से मृदा अपरदन नहीं होगा, कटाव नहीं होगा। डी नंबर। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, मध्यपाषाणिक। भीमबेटका भारत के कहाँ पे है? ये पहले भीमबेटका ये भारत के एमपी में कहाँ पे? रायसेन जिला में। एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यहाँ पे क्या है? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों, शैल श्रव्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन पुरा पाषाणिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोच, इसमें सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य। इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र तथा सोम है, फिर तथा सोम देवता प्रमुख थे। इसमें महत्वपूर्ण देवता कौन से रहते थे? इंद्र। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता रहते थे। इंद्र को क्या कहा जाता था? वर्षा का देवता, वर्षा का देवता और पुरंदर भी कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति कितने बार की गई है? 250 बार इसका नाम आया है। और दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे इंद्र के बाद? अग्निदेव। अग्निदेव के लिए कितने हैं? 200, या 250 हैं, या 200 इनके लिए सूक्त हैं। सोम को जो है क्या कहा जाता था? पेय पदार्थ का देवता। पेय पदार्थ का देवता किसको कहते थे? सोम को, सोमरस। और इनकी स्तुति कहाँ पे की गई है? ऋग्वेद के
9वें ऋग्वेद के 9वें मंडल में, किसमें? 9वें मंडल में इनका वर्णन है। ऋग्वेद में वरुण तीसरे, वरुण देव। प्रथम कौन थे? इंद्र। दूसरे कौन हो गए? अग्नि। और तीसरे कौन हो गए? अरुण। इनका क्या काम था? जल निधि का प्रतिनिधित्व। जल निधि सब काम के थे, लोग देते थे, उन्हीं को पूजते भी थे। पानी बरसावे का, आगी जलावे का, बस। पेय पदार्थ सोम रस का पान भी करते थे, मदिरा उनका भी है। संस्कृत को किस परिवार का हिस्सा माना जाता है? उसे क्या कहते हैं? संस्कृत को किस परिवार का हिस्सा माना जाता है? तो संस्कृत जो है एक भारोपीय परिवार की भाषा है। सबसे बड़ी बात है भारोपीय परिवार की, मतलब भारत और यूरोप। तो सीधे सीधे हो गया, भारत और यूरोप। सी नंबर है इसका। भारोपीय परिवार की भाषा है तो सी नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। मृतक को उत्तर की ओर सिर कर देते थे। अच्छा, इनाम गांव है कहाँ? इनाम गांव कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में, पुणे में। इसके जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल से मृतकों को सिर, मतलब जो है उत्तर की ओर करके दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। एक किस संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। इसमें कौन सा हो गया? इनाम गांव फर्स्ट। अगले प्रश्न पे, बुद्ध द्वारा लालसाओं एवं इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। बुद्ध द्वारा लालसाओं एवं इच्छाओं की तृष्णा को तृष्णा ही बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? तृष्णा ही बताया जाएगा। बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में से दूसरा आर्य सत्य बताया, क्या था? दुख का कारण है। दुख का कारण है, जिसे उन्होंने क्या कहा था? प्रतीप्त्य समुत्पाद। क्या कहा था? प्रतीप्त्य समुत्पाद्य। इसका इसका उद्देश्य क्या था? दुख के कारणों का खोज करना। दुख के कारणों का खोज करना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होगा? इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं। उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण बन जाता है। उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर
छूट मिलती है। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं। जब ब्रांडिंग कर देंगे तो बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इससे भिन्न करते हैं। सेकंड ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ए, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, बी, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, सी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, डी, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। इसमें इसको संविधान को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में ये माना जाता है कि संविधान की भाषा संदिग्ध और अस्पष्ट है। यहाँ प्रस्तावना के जो है संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक होती है। इसी को कहा गया, किसको? प्रस्तावना को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के लिए कितने सदस्य? 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से? 331 के तहत लोकसभा में आंग्लो भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है और अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति की राय से जो है लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय को इसका समुचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। राष्ट्रपति इस समुदाय को जो है आंग्ल वाले को 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्यों को। निम्नलिखित में किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। इसमें जगन्नाथ पंथ पर, जगन्नाथ पंथ भगवान शिव की उपासना का पंथ है। भगवान शिव की उपासना का है। आदिवासी समाज जो है हिंदू, ईसाई, शक्ति, वैष्णव आदि पंथों से प्रभावित होते थे। किसका है? भगवान शिव से संबंधित पंथ। चलिए अब शायद आगे नहीं है। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहा करें, थोड़ा और लोगों को जोड़ते रहें। 7:30 बजे मैं लाइव आऊँगा। इस समय डेली आता हूँ। कल साइकोलॉजी की क्लास भी चलेगी। नमस्कार।